जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे नन्हे मुन्ने नौनिहालों का आपके अपने नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिहार आर्ट्स विद्याकुल परिवार में। मेरे दोस्तों, यह जो बिहार आर्ट्स विद्याकुल परिवार है, यह विश्वास का नाम है और विश्वास रखिए आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिसकी आप कल्पना करते होंगे। ठीक है, आपके माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे, हमारे सपनों को आप पूरा करेंगे, आपके सपनों को हम पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे और दोनों मिलकर के आपके माता पिता के जो सपने हैं, आपके जो सपने हैं, उनको पूरा करेंगे। आइए मेरे साथ और जबरदस्त तरीके से जो भारत की संरचना और भू आकृति का वो चौथा पार्ट है, इसको मैं लेकर आया आपके सामने। कोशिश करिएगा आप लोग कि तीनों पार्ट पहले देख लीजिएगा। पूरा चैप्टर विधिवत मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है और आप लोग निश्चित रूप से उनको तीनों को देखने के बाद ही आगे इसको कंटिन्यू देखिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। तो बात समझ में आ गई ना मेरे? हाँ, ध्यान रखिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं हिमालय की। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं हिमालय पर्वतमाला की पूर्वी पहाड़ियों की विशेषताओं के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार में इसको आप पढ़ लीजिए इसको, फिर मैं इसको न्यू पेज में आपको समझाने जा रहा हूं। हिमालय पर्वत इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। बात समझ में आ गई? नहीं आई कोई बात नहीं, छोड़िए, भरो मरो ठाए, कोई बात नहीं। ये पहाड़ियां विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में पटकाईबोम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, दक्षिण में मिजो या लुसाई। बाकी आप लोग अपने नोट्स में इसको लिखिएगा, बनाइएगा। यहाँ नीचे पहाड़ियों का क्षेत्र है जहां अनेक जनजातियां झूम या स्थानांतरित कृषि करते हैं। सर ये समझ में तो नहीं आया? अरे आएगा कैसे, मैं अभी समझाया कहाँ हूं, अब तो समझाने जा रहा हूं बाबू, अब समझाने जा रहा हूं। आ जाओ, मैपिंग करना सीखो। मैंने बार बार आपसे कहा है कि बाबू, आप लोग जब मैपिंग सीख लोगे, दुनिया की कोई भी ताकत मेरे बच्चों को टॉपर बनने से नहीं रोक सकती, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो मेरे बाबू ध्यान दीजिएगा। ये पूर्वोत्तर की बात करूंगा, किसकी? पूर्वी दिशा में। कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया? तो ये चल रहा है किधर? पूरब, उत्तर पूरब दिशा में लेके चलेगा। अब देखो यहां पर हुआ क्या कि हिमालय का विस्तार यहां से यहां तक तो है ही है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन पूछा है उत्तर पूरब की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे बाबू, अगर मैं यहां से देखूं कि ये हमारा आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा है बाबू? अरुणाचल प्रदेश है। बाबू ध्यान से देखना, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश है ये। ओके, उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो यहां पर नागालैंड पड़ेगा। क्या पड़ेगा जी? नागालैंड पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या पड़ेगा? मणिपुर की मिजोरम, तो बाबू यहां पर मिजोरम पड़ेगा ना। फिर इसके बाद मणिपुर पड़ेगा, मणिपुर। ठीक है, अब आप लोग देखिए, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया। अब यहां पर एक चीज आपको देखना है कि यहां से ये पूरा एरिया किसका होता है? ये हो जाता है असम का। ठीक है, और ये वाला पूरा क्षेत्र आपका किसका है? यहां पर पूरा असम है बाबू। ये आपका त्रिपुरा का एरिया है, त्रिपुरा। ठीक है जी, और ये आपका यहां पर ये थोड़ा सा भाग मेघालय का होता है, मेघालय। लेकिन हमें करना क्या है? ये मेघालय वघालय के बारे में जो बात कर रहे हैं, हमें देखना है यहां पर पहाड़ियों को। तो बाबू आइए हम लोग देखते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट पहाड़ियां। देखो बाबू, जैसे यहां पर हिमालय की यह श्रृंखला साउथ की ओर मूव करती है, यूं समझना, दक्षिण की तरफ ये मुड़ी है, इसको बोलते हैं अराकानयोमा। क्या बोलते हैं इसको? अराकानयोमा, अराकान योमा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात और याद रखना, आप लोग एक बात और याद रखना है। क्या सर बताएं? मेरे प्यारे बच्चे, आपके भी कई नाम होंगे। किसी का नाम टिंकू तो किसी का नाम पिंकू, किसी का नाम गुड्डू तो किसी का नाम पप्पू। तो ये बताओ मुझे, क्या जो ये आपके नाम हैं, ये नाम आपके कॉलेज या स्कूल के भी यही नाम होते हैं? नहीं 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 सर, सब नाम अलग अलग होते हैं। घर का नाम कुछ और, सर्टिफिकेट का नाम कुछ और। समझ गए? तो यहां पर ये सर्टिफिकेट के नाम के तौर पे तो ये अराकान योमा है।
जो आपका एथेंटिक है, लेकिन हर एक को अपने अपने जगह पर स्थानीय नाम दिया गया। जैसे घर में आपका नाम क्या है? बबलू है। स्कूल का नाम है धर्मेंद्र। अब बताओ ये बबलू कौन है? बुलाओ इसको मेरे सामने, लेके आओ तुरंत। तो पता चला धर्मेंद्र को पकड़ के लाए। मैंने कहा धर्मेंद्र को बुलाओ, तो बबलू को पकड़ के ले आए, क्योंकि दोनों तो एक ही है, बस घर का नाम उसका बबलू है और डॉक्यूमेंट्री नाम या विद्यालय का नाम उसका धीरेन्द्र है। समझ गए? ये बात कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाइल। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर कि मैंने कहा कि ये पूरा श्रृंखला यहां तक जो साउथ की तरफ मूव की है अराकान युमा है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो इसको कहते हैं पटकई बुम। पटकई बुम कहते हैं। नागालैंड में जब इसको देखते हैं तो इसको नागा पहाड़ी कहते हैं। क्या कहेंगे? नागा पहाड़ी। मिजोरम में देखेंगे ये उल्टा हो गया, रुकिए 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 रुकिए, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या बोलेंगे? लुसाई या लुसाई, या इसको क्या नाम देते हैं? मिजो पहाड़ी। समझ गए? और मणिपुर की पहाड़ी को बोलते हैं मणिपुरी। ओके, तो इस तरीके से ये पहाड़ियां होती हैं इंपॉर्टेंट। और देखो असम के क्षेत्र में मिकिर और रेगमा पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती है यहां पर? यहां पर पाई जाती है मिकिर और रेगमा पाई जाती है। सर ये याद कैसे रहेगा? वेरी सिंपल बाबू, बहुत सिंपल सी बात है। और यहीं पर होती है झूम कृषि। क्या होती है? झूम कृषि होती है, या जिसको आप स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। कृषि कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर या इसी को चलवासी कृषि भी कहते हैं आप लोग, जो जनजातियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो सर ये दिमाग में कैसे रहेगा? एक एक को आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? पहले लिख लो अरुणाचल में। जब आप अरुणाचल में लिखोगे मेरे प्यारे बच्चे, अरुणाचल में जब लिखोगे तो लिखोगे पटकई बुम। और जब नागालैंड में लिखोगे, नागालैंड में, तब लिखोगे आप नागा पहाड़ी। क्या लिखोगे? नागा पहाड़ी लिखोगे। फिर इसी तरह मिजोरम में और मणिपुर में भी लिख लीजिएगा, और असम की लिख लेना। समझ गए? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलवासी या स्थानांतरित कृषि सर क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चे, ये जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ये आदिकाल से चली आ रही कृषि है। वो तब ऐसा होता था, पता है कब? जब लोगों के पास एक कबीले के रूप में रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते रहते थे, तो ये ज्यादातर जंगली क्षेत्रों में जाते थे और जंगल को नष्ट करते थे या काटते थे, काट करके उसको जलाते थे। उसके बाद वही प्राचीन तरीका था उनका कृषि करने का, वही कुदाल, वही हल लकड़ी का, उसी से वो अपना जुताई बुआई करते थे। छोटे छोटे खंडों में करते थे कृषि। लेकिन जब उत्पादन कम हो जाता था तो वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते थे। इसीलिए इसको झूम या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। समझ गए? और इसके जो ज्यादातर आपको मतलब कह सकते हैं प्रमाण देखने को मिलेंगे, वो आपको इसी एरिया में पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेंगे। अगर ये बात अच्छी लग रही हो तो एक बार बाबू चैनल को शेयर करके
सब्सक्राइब कर दो, वीडियो सभी लोग शेयर कर दो, वायरल कर दो मेरे दोस्त, वायरल कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मैंने कहा अगर आप विद्याकुल में आए हैं तो आप लोग समझ लीजिए बिल्कुल सही जगह पर आप आ चुके हैं। और आप अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप रैंक होल्डर होंगे। उसमें आपको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने बार बार कहा विद्याकुल मतलब विश्वास। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे बाबू नेक्स्ट, ये बात तो आपकी हो गई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया? अरब सागर के आइलैंड, अरब सागर के द्वीप। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको अरब सागर के द्वीप को देखना है तो आप एक बार इसको सरसरी निगाह से देख लीजिए। अरब सागर के द्वीप छोटे हैं तथा आवास योग्य नहीं है, मतलब रहने लायक नहीं है। और ज्यादातर जो इसके आइलैंड है, जैसे खासकर लक्षद्वीप की मैं बात करूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर लक्षद्वीप के बारे में आपको बताएं तो आप देखेंगे वहां पर क्या कि लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों का बना हुआ है। सर मूंगा क्या होता है? कोरल होता है, जीव होता है मेरे प्यारे बच्चे, जो कैल्शियम कार्बोनेट की कवर में के अंदर बंद होता है। समझे? उसी को कहते हैं क्या? वो है कोरल। ओके, उसी का बना हुआ है। अरब सागर के द्वीपों में कोई ज्वालामुखी नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। ध्यान रखिए, यहां पर 36 आइलैंड है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर कितने आइलैंड है? 36 आइलैंड्स है। इनमें से केवल 11 द्वीप ऐसे हैं जहां पर मानव रहता है। ठीक है, कितने द्वीप? 11 द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा आइलैंड है और जो कि लक्षद्वीप में सम्मिलित है। ठीक है, इसी 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। ये गलत लिखा है यहां पर, 11 डिग्री नहीं बल्कि ये 9 डिग्री चैनल है। ठीक है जी, यह पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बनता है। अब सर इसको एक बार आप समझाइए, तब हमें समझ में आएगा। चलिए मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चों का ये डिमांड है तो मैं बेशक समझाऊंगा, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी अपना काम करते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बाबू, बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त आपने कमेंट किया है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए, है ना, ताकि जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी आराम से पढ़ पाए। ओके, अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर क्या है? ये है लक्षद्वीप। और ये लक्षद्वीप किसका बना हुआ है? ये लक्षद्वीप बना है कोरल का, कोरल या मूंगा का बना हुआ है बाबू। ठीक है जी, बात समझ में आया? कोरल या मूंगा का बना हुआ है। अब देखो यहां पर इसी के जस्ट नीचे ये आपको मिलता है मिनिकॉय द्वीप, और इसके जस्ट नीचे मिलता है मेरे प्यारे बच्चे जिसको कहते हैं हम मालदीव। तो जो मिनिकॉय द्वीप है और लक्षद्वीप के बीच यहां पर 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री अक्षांश। याद रखना, कितने डिग्री है मेरे प्यारे बच्चे? 9 डिग्री। और अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना है, तो ये 8 डिग्री अक्षांश है। समझे बाबू? कितने डिग्री अक्षांश है? 8 डिग्री अक्षांश है ये। याद रखना, इसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड, इसका सॉरी इसका नाम मिनिकॉय और इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है इसका? मालदीव नाम है। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। समझ गए? इसका क्या नाम है? मिनिकॉय द्वीप नाम है। ठीक है, इनके दोनों के बीच मैंने क्या बताया? मैंने यहां पर बताया मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा? 8 डिग्री। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल पाया जाता है। ठीक है, ये मूंगा का बना हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें टोटल आइलैंड्स कितने हैं? टोटल इसमें जो द्वीप हैं, टोटल द्वीपों की संख्या 36 है। और इन 36 द्वीपों में से ध्यान रखना, इन 36 द्वीपों में से 11 आइलैंड ऐसे हैं, 11 द्वीप ऐसे हैं जहां पर मानव बस्ती पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मानव बस्ती पाई जाती है, लोग रहते हैं। बाकी जो और आइलैंड आपके बचते हैं, है ना, तकरीबन 25, हाँ 25 आइलैंड, वो एकदम निर्जन है, वहां पर कोई नहीं रहता।
और कुछ है यहाँ पर समझने लायक? ये प्रवाल का बना है, मैंने पहले बताया। कोरल का निर्मित है ये, है ना। 9 डिग्री चैनल, बिल्कुल सही जवाब। आगे आते हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अब देखो अरब सागर के आइलैंड तो वो हो गए और छोटे छोटे आइलैंड है, लेकिन जो इंपॉर्टेंस है उसको आप यहां पर देखेंगे। अरब सागर आइलैंड में आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। और एक चीज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने भी आइलैंड हैं वो आवास योग्य हैं, लोग वहां पर रहते हैं। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। वहां पर एक आइलैंड है बैरन आइलैंड, जहां पर ज्वालामुखी भी, सक्रिय ज्वालामुखी भी पाया जाता है। चलिए अब इन चीजों को यहां पर थोड़ा सा देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप बड़े तथा आवास योग्य है। ठीक है भाई, यहाँ बैरन आइलैंड है, द्वीप है, एक जीवंत ज्वालामुखी, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी यहां पर देखने को मिलता है। कैसा ज्वालामुखी मिलेगा? सक्रिय ज्वालामुखी। मेरे प्यारे बच्चे, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है कि उसमें से अभी भी लावा निकल रहा है, उसमें से लावा निकल रहा है कंटिन्यू, मतलब मैग्मा कंटिन्यू बाहर निकल रहा है, इसी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। बंगाल की खाड़ी में 572 आइलैंड्स है। देखिए बाबू, ये जो आइलैंड्स की संख्या लिखी है ना, हर जगह पर अलग अलग देखी जाती है, पाई जाती है। ये मतलब हर कोई अपने अपने स्तर पर बताया है, कोई इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया अभी तक। कोई कम बताता है, कोई 62 बताता है, कोई 72 बताता है। हाँ, जो भी डाटा है इसको आप देखिए, 572 जी, ठीक है। यहाँ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। इन्हें 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है ना। यह द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसको समझना है तो आइए मेरे साथ एक बार फिर से आप मैप की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अभी आपने देखा था अरब सागर के द्वीप, ये अरब सागर है इधर, है ना। और इधर क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है जी। और यहां पर श्रीलंका है। बंगाल की खाड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। बंगाल की खाड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से आप देखेंगे 4 तो ये हैं, 3 4 और 2 ये हैं। इनको बोलते हैं, इन चारों ऊपर जो चारों हैं इनको बोलते हैं अंडमान द्वीप, ठीक। और इनको दोनों को बोलते हैं निकोबार द्वीप। ठीक है भाई, ये निकोबार द्वीप हो गए। अब देखो, इनके बीच जो ये है, यहां पर पाया जाता है 10 डिग्री चैनल। क्या? 10 डिग्री चैनल, या इसी को बोलते हैं 10 डिग्री अक्षांश। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई पूछे इसकी राजधानी कहाँ है अंडमान निकोबार के, तो वो पोर्ट ब्लेयर है, और वो इसमें लिटिल अंडमान में स्थित है। क्या है? सॉरी, दक्षिणी अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर। यहां पर कोरल रीफ रिसर्च सेंटर भी है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है यहां पर है उत्तरी अंडमान में, जिसका नाम है पल्याण शिखर। क्या कहेंगे इसको? पल्याण शिखर। मेरे प्यारे बच्चे, इसको ध्यान से लिखना, पल्याण शिखर, ठीक है जी, याद रखना। यहां पर बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें है सोम्पेन, अंडमानी, जारवा, कई सारी आपको जनजातियां यहां पर देखने को मिलती हैं। तो यह बात भी क्लियर हो गई। इसमें टोटल आइलैंड्स कितने बताए गए? 572 बताए गए हैं। और यहां पर हर एक आइलैंड पर लोग, मानव बस्ती रहती है या लोग निवास करते हैं। ठीक है जी, याद रखना, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, आगे देखता हूं। चलिएगा, इस पॉइंट पे आते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान, है ना, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान। अब इनके बारे में आपको बताता हूं, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, 1 मिनट।
आगे देखो, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान। मेरे प्यारे बच्चे, इसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको मैपिंग, मैंने पहले ही बोला ना कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर मैपिंग करना जानते हैं तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत ज्योग्राफी सीखने से नहीं रोक सकती। अब देखो फिर से मैपिंग आ गया, पश्चिमी तटीय क्षेत्र की बात किया है, ये मैंने मान लिया, ये पश्चिमी एरिया है, हमें अभी केवल पश्चिम का देखना, ये वाले क्षेत्र को। अब देखो बाबू, जब हम पश्चिम को देख रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर एक चीज देखना है कि यहां से लेकर यहां तक ये पश्चिमी घाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पश्चिमी घाट। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखो, यह तटीय मैदान मध्य भाग में संकीर्ण परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े होते जाते हैं। औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक मिनट, देखो है क्या यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर ये है तो बीच में जो ये सकरा है उत्तर और दक्षिण में चौड़ा है। इसकी जो मैक्सिमम चौड़ाई है, सॉरी, जिसकी मैक्सिमम चौड़ाई है वो बताया गया कितना है, 64 किलोमीटर है। मेरे प्यारे बच्चे गौर करना इन बातों पर, जो वहां लिखा है उसको आप मैप में दर्शा सकते हैं, नो डाउट। आगे देखो, यहाँ बहने वाली नदियां अपेक्षाकृत छोटी और डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से आपको दिखाऊंगा, मैं फिर से दिखाऊंगा, यही तो कह रहा हूं प्रैक्टिकल है। अब सोचो कि जैसे एक मैं आपको पार्श्व दृश्य दिखाता हूं, ये ठीक है। मैं एक दिन गया था हेलीकॉप्टर से, समझ गया, घूमने गया था मैं, और जब घूमने गया बाबू वहां पर, तो मैं ऊपर से फोटो ले रहा था तो मुझे प्रायद्वीपीय पठार कुछ इस प्रकार से दिखा, समझे, पश्चिमी घाट ऊंचा और ये पूर्वी घाट नीचे दिखा थोड़ा सा। अब सोचो अगर कोई नदी यहां से निकलेगी पश्चिमी घाट के पूरब से, पश्चिमी घाट के पूरब से, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, ठीक है, ये क्या है, पश्चिमी घाट है, और ये क्या है जी, ये है पूर्वी घाट। अब पता चला कि पश्चिमी घाट से कोई रिवर निकलती है अगर पश्चिमी घाट के पूरब से, तो ये रिवर तो ऐसे फ्लो होते हुए आएगी, ऐसे फ्लो होते हुए आएगी, ऐसे ऐसे, और इसको पूर्वी घाट को काट करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। यहाँ ये बंगाल की खाड़ी है बाबू, समझे, क्या ये बंगाल की खाड़ी है, ओके। और ये क्या है आपका, ये आपका है अरब सागर है, ये आपका अरब सागर है। लेकिन सोचो कि अगर कोई नदी पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलेगी तो क्या लंबी होगी? नहीं, तुरंत अरब सागर में आके गिर जाएगी और तेज बहाव होगा, बिल्कुल खड़ी ढाल से है, और ये धीरे धीरे तो मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में बहती हुई जा रही है, लेकिन जो यहां से गिरेगी सीधे धड़ाम, क्या इसके द्वारा डेल्टा बनाया जाएगा? भाई जब ये मिट्टी काट के नहीं लाएगी तो डेल्टा नहीं बनाएगी। याद रखना, पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं वो डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ध्यान रखना। तो क्या बनाती हैं सर? इन नदियों के द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है, एस्चुरी का। बहुत बढ़िया मेरे बाबू, बहुत बेहतरीन कमेंट कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया ना बाबू, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जबरदस्त, क्या बात है। तो देखो ये एस्चुरी बनाता है। सर एस्चुरी क्या होता है, इसको और बताइए। इसे मेरे प्यारे बच्चे ज्वार नद मुख कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? ज्वार नद मुख की संज्ञा दी जाती है। अब आप खुद से देख लो, अगर इसे ज्वार नदमुख कहते हैं, अगर इसका संधि विच्छेद करो तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ज्वार कहाँ आते हैं? ज्वार कहाँ आते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ज्वार समुद्र में आते हैं, ठीक, ऊंची ऊंची जो लहरें होती हैं उन्हीं को ज्वार कहते हैं। नद क्या मतलब क्या है? नदी, है ना, नदी जो बह के जा रही है। और मुख का मतलब कि ज्वार और नदी के मुहाने जहां पर आपस में मिलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, समझ गए?
तेज गाड़ी से चल रहे होते हैं। जब व्यक्ति तेज गाड़ी से चल रहा होता है, तेज गाड़ी से, दो पहिया से, टू व्हीलर से, और अचानक से वो रूप दर्शन करने लगता है। रूप दर्शन कैसे? जो गाड़ी के साइड शीशा होते हैं ना, उनको अपने सामने करता है और देखता है। कुछ देर के बाद, 1 सेकंड के बाद, वो देव दर्शन करने चला जाता है। कहाँ चला जाता है? देव दर्शन करने। जैसे उसकी ठुकी गाड़ी, तेरी की अब क्या करें, ठुक गई ना। जैसे गाड़ी ठुकी, उसके बाद बिखर गया इधर उधर, बिना किसी डायरेक्शन के। इसीलिए गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। समझ गए? अब देखो यहाँ पर इसने भी पालन नहीं किया तो क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। तेजी से आए, इधर से लहरें गई, एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए जो एस्चुरी होती हैं, जो ज्वार नदमुख होते हैं, इनकी कोई विशेष आकृति नहीं बताई गई, क्योंकि कोई आकृति डेवलप नहीं हो पाती। अही जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या पहले से पता है कि कौन आदमी किस साइड पे जाके गिरने वाला है? नहीं पता ना। पता चले इधर बिखर गया कि इधर बिखर गया। वही चीज यहाँ पर है। तो ये नदी डेल्टा ना बना के क्या बनाती? एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है, मुहाना बनाती है। और बता दें, पश्चिमी घाट का जो ये वाला क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र, यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट आपको बंदरगाह देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह देखने को मिलेंगे बच्चे। जैसे मैं शुरुआत करूंगा कांडला बंदरगाह से। कौन सा? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को आज के डेट में मेरे प्यारे बच्चे, इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। फिर इसके बाद मुंबई में आ जाओ। मुंबई में क्या बोलते हैं? एक तो है मुंबई बंदरगाह, एक है मुंबई बंदरगाह, और एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन। पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ठीक है जी, 2 हो गए। अब देखो, इसके बाद ये हो गए। फिर और आगे आओ तो गोवा में, गोवा में आपको एक महत्वपूर्ण बंदरगाह मिलेगा जिसको आप बोलोगे मारमा गोवा। ठीक है जी। फिर और आगे आप बढ़े थोड़ा सा तो कर्नाटका में मिलेगा आपको एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, न्यू मैंगलोर। ये फेमस बंदरगाहों के बारे में बता रहा हूं मैं। और उस तरह से तो बहुत सारे छोटे छोटे बंदरगाह मिलेंगे। और आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे ना, तो आपको केरला में मिलेगा महत्वपूर्ण बंदरगाह, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। समझे? तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे बंदरगाह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बुझा रहा है ना? अब आगे देखो तो यहाँ पर क्या है? नदियां छोटी हैं, तेज बहती हैं, यहाँ मैदान अधिक कटा फटा है, जिस कारण यहाँ पत्तन एवं बंदरगाह के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां पाई जाती हैं, है ना, अनुकूल है। इसे उत्तर में गोवा तट, कोंकण तट तथा दक्षिण में केरल तथा मालाबार तट कहते हैं। देखिएगा, इनके नाम को भी हम थोड़ा सा आपको बता दें। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर इनके नामकरण इनका किया जाए तो देखिए, ये ऊपर से लेकर ये वाला पूरा क्षेत्र, इसे सौराष्ट्र तट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सौराष्ट्र तट कहते हैं। सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। ऊपर के तट को क्या बोलेंगे? सौराष्ट्र तट। फिर मुंबई से लेकर के ये गोवा तक, कर्नाटक तक, मान लीजिए कर्नाटक तक, इसको बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट कहेंगे। कर्नाटक से लेकर के गोवा केरल तक के तट को कन्नड़ तट कहेंगे, कन्नड़ तट। और केरल का अंतिम बिंदु तक इसको क्या बोलेंगे? मालाबार तट कहेंगे। ये तटों को भी याद रखना, सौराष्ट्र तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, इनको भी याद रखिएगा। ओके, बुझाइल? और लिख लेना, अच्छे से बना लेना। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर बेहतर तरीके से आपको अपने एग्जाम में परफॉर्म करना है तो मैं हमारे चैनल को
जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ओके, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है भाई। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे तो नो डाउट हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 1 मिनट आगे देखेंगे और क्या है, और क्या कहा इसमें। ये हो गया केरल मालाबार तट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके। 1 मिनट बाबू, ये बात समझ में आई। चलिएगा, बहुत बढ़िया दोस्त, और आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपना कमेंट करके बताने का जरूर प्रयास करिएगा कि चीजें आपको समझ में आई कि नहीं। अगर नहीं आई तो हम और मेहनत करेंगे। विद्याकुल परिवार आपके लिए डेडिकेटेड है। शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो ना, इतना शेयर कर दो कि हमें भी लगे कि हमने जो मेहनत किया है हमारे बच्चों ने हमारा साथ दिया है। ओके बच्चों, हमेशा की तरह आपको मैं फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और मैं आपको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।